हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 16 जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 17 अभी मैंने स्किप किया है, इसको मैं बाद में करवाऊँगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर है तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम चैप्टर से 18 स्टार्ट कर देंगे। एटम्स के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, एटम्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, आइसोटोप्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। सो मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना क्या होता है, किन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको मतलब कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, बाय एक्सीडेंटली ये वैसे तो हुआ था। तो पेज नंबर 175, 176 और 177 पे ये दिया हुआ है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का लेक्चर जो है ना, इसके लिए मुझे रूम को सेपरेट जो है ना करना ही बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फाइंड सेपरेट रूम। ओके, बाय द वे स्टार्ट द लेक्चर। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आपको जितनी भी डिस्क्रिप्शन बुक पे भी दी हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने लिखा एटम्स मीन्स इंडिविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज। मतलब कि एटम्स का मतलब जो है ये है कि ये कभी टूट नहीं सकता, ये इंडिविजिबल होता है, इसको मज़ीद आप तोड़ नहीं सकते। ये साइंटिस्ट का ख्याल था, काफ़ी देर तक ये ख्याल साइंटिस्ट जो था यही मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि एटम्स को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, डेमोक्रिटस ने यही बात सबसे पहले कही थी 585 बीसी में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने यही कहा था कि जितना भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, और मैटर में आपको पता है सोलर, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा आ जाते हैं। तो उसने कहा था ये सारा जो है वो मैटर मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, स्मॉल पार्टिकल से। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने ये कहा थी एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी बेसिकली रदरफोर्ड के थ्रू ही हुई थी, और उसने 1911 में एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मतलब कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती गई हैं। आपको जैसे कि पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। तो मतलब कि एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या किस तरीके से मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो अपना शेल किस तरह से चेंज करते हैं, तो सारी डिटेल जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से सामने आती गई। लेकिन यहाँ पे फिज़िक्स में हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि देखें ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस सेंटर में है, साइडों पे ऑर्बिट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं बेसिक जो हमने इंट्रोडक्शन में कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं जी, जी के साइन से इसको इंडिकेट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम या इन अ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ सपोज़ करें इसमें सॉरी फॉर डैट, अगर इसमें 5 प्रोटॉन है तो मैं कहूँगा इस एटम का एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन नंबर। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सपोज़ करें इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो 3 हैं, तो न्यूट्रॉन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, एटॉमिक मास नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको ए के साइन से इंडिकेट करते हैं, और ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। मतलब ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है ये सम है दो चीज़ों का, जी एन एन, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ओके, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, अगर उनको हम कलेक्टिवली जो है वो देखें तो वो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है। अंडरस्टैंड? अब इसका सिंबल जो है आमतौर पर जो एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्स ए जी। मतलब कि अगर आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो ए लिखा हुआ है, और अगर आप बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो जी लिखा हुआ है। यहाँ पे ए से मुराद मास नंबर और जी से मुराद एटॉमिक नंबर है। तो अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए, कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, उसका उसमें ए और जी की वैल्यूज़ आपको बता दी जाएँ,
ठीक है, तो आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल 8.1 में बताया भी हुआ है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास सपोज़ करें एक एलिमेंट है X13 6, यहाँ पे X से मुराद बेसिकली कोई भी न्यूक्लाइड हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो कोई सा भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है। तो हमें बताना ये है कि इस एलिमेंट में, इस एटम में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए जो है वो 13 है, जी जो है 6 है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास एक जनरल फार्मूला था, इसका सिंबल था एटम का, ठीक है, तो इससे कंपेयर करें तो ए 13 आ जाएगा, जी जो है 6 आ जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 13 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 6 हैं। तो आप अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अगर आप जी को इस तरफ जाके ए के साथ माइनस करवा दें तो 13 माइनस 6 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं बेसिकली कितने हैं फिर 7। इसके अलावा ये बात भी आप इसमें याद रखें कि प्रोटॉन जो है ये तकरीबन इलेक्ट्रॉन से 136 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है। तो प्रोटॉन जो है ये इसका मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आमतौर पर यही कंसीडर किया जाता है कि किसी भी एटम का जो मास है वो दरअसल उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका मास ही दरअसल एक एटम का मास होता है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, तो उसको हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे होते एटम के मास में। तो एटम का मास बेसिकली उसके न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, इसमें जो टर्म्स ही। अब हम बुक पे चलते हैं, वहाँ से आपको डेफिनेशंस मार्क भी करवा देता हूँ, आगे कुछ एक दो टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पेज मैंने कंप्लीट आपको अभी पॉइंट्स की फॉर्म में समझा दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखें कि रदरफोर्ड ने पॉजिटिव ये कहा था कि एटम के सेंटर में एक हमारे पास पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, जिनको कलेक्टिवली न्यूक्लियंस का नाम दिया जाता है। तो ये भी पेपर में डेफिनेशन आ जाती है न्यूक्लियंस की, तो ये आप इसमें मार्क कर लें। इसके अलावा ये मैंने आपको पहले से बता दिए हैं, ये आप पैराग्राफ मार्क कर लें, ये भी आपको मैंने समझा दिया है और ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो इसमें आइसोटोप्स की डेफिनेशन दी हुई है जी। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei। मतलब कि एक एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं, आइसोटोप एक एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती है, ठीक है। मतलब कि एक ही हमारे पास एलिमेंट के तीन जो है वो आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है उनके चेंज होने से आइसोटोप्स बनते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटिनियम, ठीक है। तो जो प्रोटिनियम है इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में 1 1, मतलब कि मैस नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम में मैस नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। और अगर आप थर्ड वाला ट्रिटियम देखें तो उसमें मैस नंबर जो है वो 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की तादाद तो सेम है तीनों आइसोटोप्स में, ठीक है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं थे, इसमें एक न्यूट्रॉन आया, ठीक है, तो मैस नंबर 2 हो गया। इसमें दो न्यूट्रॉन्स आए तो मैस नंबर 3 हो गया, क्योंकि मैस नंबर यही होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मैस नंबर 3 है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 1 ही है। तो एटॉमिक नंबर 1 और मैस नंबर कलेक्टिवली देखें तो 3। अमूमन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। अच्छा, इसमें ये मैंने जो मार्क की हैं लाइंस वगैरह ये आप इसमें कर सकते हैं, वैसे तो ये पेपर में लॉन्ग भी आ जाता है तो इसमें आपको कंप्लीट करना होगा। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी क्या डेफिनेशंस है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1896 में बैकरू जो है साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैकलर, उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल जो है वो इनविजिबल रेडिएशंस को इमिट करते हैं, ठीक है। बेसिकली उसने एक फोटोग्राफी प्लेट में
एक यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल को रखा और उसको एक जगह पे मतलब कैबिन में रख दिया। अब जब उसने कुछ अरसे बाद जब देखा तो वो प्लेट जो थी, वो फ़ोटोग्राफ़ी प्लेट जो थी वो डार्क हो चुकी थी। तो इससे उसने ये आइडिया या उसका ये कंसेप्ट बना कि ये जो साल्ट या यूरेनियम के जो क्रिस्टल उसने रखे थे, उससे कोई ना कोई रेडिएशंस या वेव्स निकली हैं, जिसकी वजह से वो फ़ोटोग्राफ़ी प्लेट जो है वो डार्क हुई है। तो वहाँ से फिर ये रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट जो था सामने आया, या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। तो 1896 में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली एक्सीडेंटली तौर पर हुआ था, ठीक है। तो उसने ये कहा जी, हमारे पास अगर आप ये डेफिनेशन पे आएँ ज़रा, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से मुख्तलिफ रेडिएशंस का ऑटोमेटिकली निकलना, खुद ब खुद जो है वो बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो क्योंकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इसी वजह से है क्योंकि ये कुदरती तौर पर हर एलिमेंट में से जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, ख़ास तौर पर अनस्टेबल से मुराद ये है कि जिनमें ये एनर्जी होती है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग उनमें नहीं होती, तो वो ईज़िली जो है वो आउटर मोस्ट शेल से रिलीज़ हो सकते हैं। तो होता ये है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो ऑटोमेटिकली ही खुद ब खुद रेडिएशंस को, वेव्स को इमिट करते रहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और वो एलिमेंट्स जहाँ जिनसे ये रेडिएशंस निकलती हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप इसमें याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और पैराग्राफ भी जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ कुछ और एलिमेंट भी जो है बाद में डिस्कवर हुए थे। एक तो यूरेनियम का ये हुआ था डिस्कवर कि ये एक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों बेसिकली थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैरी क्यूरी था, और एक जो नेक्स्ट अगर आप देखें तो पियर। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये भी दो मज़ीद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। उन्होंने कहा था कि ये भी रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। बाद में उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम पोलोनियम एंड रेडियम रखा गया था, ठीक है। तो ये दो ऐसे एलिमेंट थे यूरेनियम के अलावा जो कि रेडिएशंस को इमिट करते थे ऑटोमेटिकली, मतलब कि कुदरती तौर पर इनसे रेडिएशन जो हैं वो वेव्स जो है इमिट होती रहती थी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अच्छा, इसके अलावा हेनरी बेकवेल ने ये भी बात कही थी कि रेडियो एक्टिव जो है वाज द रिजल्ट ऑफ द डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, ये दरअसल किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई के टूटने की वजह से, ठीक है, या उसके गलने सड़ने की वजह से बेसिकली होता है। तो उससे वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं, रेडिएशन जो हैं वो बनती हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में भी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया व्हाट इज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसमें आप ये लाइन मार्क कर लें। अच्छा, इसके अलावा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में तीन तरह की जो हमारे पास वेव्स कह लें या रेडिएशंस हमारे पास आते हैं, उसमें आती हैं, उसमें अल्फ़ा है, बीटा पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास गेमा रेस होती हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज़। तो जब भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास ये तीन तरह के पार्टिकल्स या रेज़ जो हैं वो सामने आती हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे एक डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, सपोज़ करें रेडियो एक्टिविटी सोर्स इसमें रखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। तो अगर आप उस ट्यूब को एक होल मतलब कि उसके एक साइड पे एक होल कर देते हैं, ठीक है, और इसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में रख देते हैं, और सामने आप देखें तो फोटोग्राफिक फिल्म जो है प्लेट एक उन्होंने रखी हुई है। अब जैसे ही इससे रेडिएशंस निकलना शुरू होंगी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, तो इसमें से रेडियो एक्टिव जो रेज़ हैं, ठीक है, वो इमिट होना शुरू हो जाएंगी। गैमा रेज तो बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव करेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, गैमा रेज़ पे। बीटा पार्टिकल्स जो होंगे ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो डायरेक्शन तीनों की डिफरेंट है ड्यू टू द पोलैरिटी के इनके ऊपर गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बीटा पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो अल्फ़ा है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली रेडिएशंस के नतीजे में ये तीन तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो या रेज़ जो हैं वो बनना शुरू होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ
radiations were studied by using the scheme shown as, यानी कि ये जो मैंने आपको समझा दिया. The radioactive source is placed inside the magnetic field. The radiation emitted from the source split into three components: alpha, beta radiation bend in the opposite direction in the magnetic field, while gamma radiation does not change its direction. ठीक है, तो वही बात जो मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बता भी रहा था कि गेमा रेस की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन बीटा और अल्फ़ा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है बैकग्राउंड रेडिएशंस और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी इसमें देखेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस